हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइट हम सभी ने देखी है, इस रूम में लाइट आ रही है, सन से लाइट आती है। तो ये सारी नॉर्मल बातें हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट काम की बात करेंगे। और वो ये है कि क्या आप सभी ने ऑब्जर्व की है ये बात कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं की है तो मैं आपको बताता हूं। देखो, सपोज करो ये आप लोगों के रूम की विंडो है, ठीक है। अब ये आप लोगों के रूम की विंडो है, यहां से जब लाइट आती है, कभी किसी सनी डे के दिन जब यहां से लाइट आती है तो लाइट की बीम आपको कैसी नजर आती है? इस तरीके की नजर आती है क्या? एक स्ट्रेट लाइन में नजर आती है क्या? ऐसी नजर आती है आपको बीम? ऐसी नजर आती है हमें? एकदम स्ट्रेट उसका पाथ नजर आता है, एकदम स्ट्रेट नजर आता है। वहां से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और इस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम बोलते हैं रे। रे ऑफ लाइट, या फिर हम इसे लाइट रे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? द स्ट्रेट लाइन पाथ in which light travels is called ray of light। अब समझो, जनरली होगा क्या कि हमें बार बार डायग्राम बनाना होगा। तो जब भी हम लाइट की बात करेंगे ना, तो लाइट को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के उसमें दिखाएंगे हम, ऐसी स्ट्रेट लाइन, या फिर इस तरफ ले जानी है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन, इस तरफ वापस लानी है तो ऐसी स्ट्रेट लाइन। तो लाइट को हम स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में दिखाएंगे और इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ जिसमें लाइट ट्रेवल करती है वो कहलाता है रे ऑफ लाइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये भी लाइट रे है, ये भी लाइट रे है, ये भी लाइट की रे है। तो लाइट को दिखाने के लिए हम इस रे का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई वीडियो पॉज करके। तो यानी कि अब तक हमने देखा कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है और उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम कहते हैं रे, रे ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं और असली कहानी शुरू करते हैं। असली कहानी का नाम है रिफ्लेक्शन। तो टॉपिक डाल लेंगे बड़ा सा, सुंदर सा, प्यारा सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ये रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्शन को समझो। सपोज करो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा क्रिकेट का पिच है, ये स्टंप है, ये इधर वाली स्टंप है, और इधर से बॉलर आया और बॉलर ने भागते हुए बॉल फेंकी। तो बॉल उसने जैसे ही फेंकी तो बॉल आएगी सर इस तरीके से, और जैसे ही वो जमीन से टकराई वो टकरा के ऐसे जाएगी, हाँ या ना? सर हम बॉल को फेंकते हैं और बॉल जैसे ही जमीन से टकराती है उधर जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सर बॉलर ने बॉल फेंकी, बॉल जमीन के टकराई, किसी सरफेस के टकराई और वहां से टकरा के वापस ऊपर की तरफ चली गई, बाउंस बैक हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट भी बॉल की तरह है। अगर किसी सरफेस पे लाइट आएगी तो उस सरफेस से टकरा के वापस चली जाएगी, देसी भाषा में बोले तो टप्पा खा के चली जाएगी। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया क्या? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी? द bouncing back, the bouncing back of light when it falls on a surface is called
रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ठीक है, अब ये तो बात हुई एकदम कंसेप्ट की कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब इस चीज़ को परमानेंट अपने दिमाग में बसा लो कि रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का किसी भी सरफेस से टकरा के, सरफेस क्या होता है, कोई भी हार्ड सरफेस ले लें हम, एक टेबल ले लें या ज़मीन ले लें, कोई भी हार्ड सरफेस इज द सरफेस। ठीक है, तो अब इसे साइंटिफिक टर्म्स में समझते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब हमेशा दिमाग में डाल लेना कि सर लाइट जब भी किसी हार्ड सरफेस से टकराएगी तो फिर टकरा के वापस आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर? अच्छा, अब इसे साइंटिफिक टर्म में समझो। कुछ रिफ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उन्हें हम समझेंगे। तो देखो होता क्या है कि जो हम सरफेस लेते हैं उसे हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब है ये है पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस है? पॉलिश्ड। ये जो अपन करा है ना, ये दिखा रहा है कि सरफेस की पॉलिश की गई है। पॉलिश करने से क्या हुआ? पॉलिश करने से ये हुआ कि जब भी लाइट किसी सरफेस के टकराती है, जब भी लाइट किसी सरफेस के टकराती है तो दो काम होते हैं, थोड़ी लाइट अंदर जाती है, थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी लाइट अंदर जाती है, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमने सरफेस को पॉलिश कर दिया, बहुत बारीक बारीक कंसेप्ट है ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से सुनना बात को, कि जब भी लाइट किसी सरफेस के टकराती है तो ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी लाइट अंदर जाती है और थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अंदर नहीं जाए लाइट। जब हम ये चाहते हैं अंदर नहीं जाए लाइट, तो हम क्या कर देते हैं, सरफेस को पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने से ये होता है कि लाइट अंदर नहीं जाती है, लाइट जितनी आई उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जितनी लाइट आई उतनी सारी की सारी ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। किसकी वजह से? हमने पॉलिश की है सरफेस की, उस वजह से। ठीक है, तो ये जो लाइट आती है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे सरफेस की तरफ आ रही है, जो लाइट रे सरफेस की तरफ आ रही है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। अब यहां टकराई, यहां से टकरा के सर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, रिफ्लेक्ट होके चली गई तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो रे रिफ्लेक्ट हो गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे सर जो आई सरफेस की तरफ, रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के चली गई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे सरफेस के टकराई, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आफ्टर दैट अब देखो, यहां से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के, ये जो अपना सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस, इस पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है, इस जो कि इससे पास हो। किससे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से। तो वो कैसा बनेगा? सर 90 डिग्री पे बनाना है ना सरफेस के, तो ये लो। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन गया। क्या सर स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हो? ठीक है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैंने रेड वाली लाइन बनाई है दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हाँ या ना? तो परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है जो कि 90 डिग्री पे हो। तो नॉर्मल किसके है? ये सरफेस के। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल टू द सरफेस। इसे शॉर्ट में नॉर्मल भी बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली से क्या बोला जाता है? नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल है, यानी कि सरफेस से 90 डिग्री है। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सरफेस के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। और नॉर्मल हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हुआ नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं। समझ में आई बात? तो अभी तक की कहानी, सर ये सरफेस की पॉलिश करके रखते हैं ताकि पूरा का पूरा क्या हो? रिफ्लेक्शन हो। अब इंसिडेंट रे, जो रे आती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जहां जिस पॉइंट पे वो टकराई है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस के परपेंडिकुलर अपन जो डाल देते हैं लाइन, वो कहलाती है नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अच्छा अब देखो
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसे हम बोलते हैं एंगल आई। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल आई। और इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इसे हम शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं? एंगल आई से। ये क्या है सर? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अच्छा, अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, एंगल हमेशा नॉर्मल से नापे जाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला जो एंगल है, ये कहलाता है एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? इसे हम दिखाते हैं एंगल आर से। इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में आ जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। नॉर्मल समझ में आया ना? सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता है। क्लियर है बात? एंगल ऑफ इंसिडेंस भी समझ में आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया। ठीक है, तो ये कहानी है। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो हमें इन टर्म्स के बारे में एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आया क्या क्या बात हुई? वापस से समझो कि सर जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो पहले तो लाइट आएगी ना, बॉलर ने बॉल फेंकी तो पहले तो बॉल आएगी, फिर टकरा के जाएगी। तो जो बॉल आती है, जो लाइट रे आती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और सर जिस पॉइंट पे ये सब हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो कहलाती है नॉर्मल। क्या कहलाती है? नॉर्मल। और उसे हम नॉर्मल टू द सरफेस भी बोलते हैं, क्योंकि किससे 90 डिग्री पे है? वो सरफेस से। इसके बाद सर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? आई हो तो ड्रॉ कर लो पूरा, है ना। कोशिश यही करेंगे कि जो सारी बातें सीख रहे हैं वो यहीं पे माइंड में रह जाए, घर पे बस एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत हो, बाकी सारी चीज़ें हम यहीं का यहीं सीख लें। नोट कर लो। हो गया? आगे बढ़े? चल, अब हम, ओहो, इसे नहीं रब करना था। अब हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया हमारा पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, केवल सरफेस भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिश्ड कभी कभी बोल दिया जाता है, तो मैंने तुम्हें मतलब बता दिया कि पॉलिश्ड क्यों बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना जरूरी है, ठीक है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं इनकी। बहुत सिंपल है, देखो कुछ ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, ये नियम हमेशा वैलिड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो बातें हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं, दो लॉज होते हैं, तो ये दोनों बातें हमेशा ट्रू रहेगी।
ये दोनों बातें हमेशा ट्रू रहेगी। पहली बात क्या है? पहली बात बहुत सिंपल बोलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला कि भैया इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज, हमेशा। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। सर ऐसा कैसे कह सकते हो? कह सकता हूं मैं, देखो फील दिलाता हूं तुम्हें। बॉल ली, बॉल को अगर तुम सीधा फेंकोगे सीधे ऊपर आएगी, यानी कि सर अगर अपन ने नॉर्मली फेंका ऐसे 0 डिग्री पे तो वैसे की वैसे ऊपर आ गई। अगर अपन ऐसे फेंकते हैं तो जैसे जाती है उतनी ही दूर टप्पा खा के जाती है। तो हम एक अंदाजे से फील ले सकते हैं इस चीज की कि सर ये जिस एंगल पे लाइट रे आएगी उसी एंगल पे जाएगी, और वो एंगल हमेशा किसके साथ मेजर करेंगे? नॉर्मल के साथ। वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें, सरफेस के साथ एंगल मेजर नहीं करेंगे, एंगल हमेशा किसके साथ मेजर होगा? नॉर्मल के साथ। ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं है, सरफेस और इंसिडेंट रे का नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का एंगल है इंसिडेंट एंगल। तो क्या बात करी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने कि एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया क्या? समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या फिर अगले लॉ की ओर। तो अगला लॉ ये बोलता है, ठीक है, तो ये बात तो सिंपल याद रह जाएगी सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, सेकंड, इंसिडेंट रे, ये है सेकंड लॉ। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। मतलब तीन बातें कर रहा है, तीन चीजों की बात। एक तो इंसिडेंट रे की, एक रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इसने ये बोला कि तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन क्या होता है? प्लेन सरफेस। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक इनमें से प्लेन के बाहर चला जाए। सर मतलब समझ में नहीं आया प्लेन की बातें। देखो लाइट रे मैंने सपोज करो ऐसी भेजी, ऐसी, अब सरफेस से टकरा के वो तुम्हारी तरफ आ जाए, ऐसे ऐसे यहाँ टकराई और फिर ऐसे तुम्हारी तरफ निकल के आ गई। तो तुम सोचो एक बोर्ड का प्लेन है, ये बोर्ड के प्लेन है, तो इस पर फिर मैं इंसिडेंट रे तो बना सकता हूँ, नॉर्मल रे भी बना सकता हूँ। क्या मैं रिफ्लेक्टेड रे बना पाऊंगा? क्या मैं रिफ्लेक्टेड रे बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि सर ये तो प्लेन के बाहर चली गई। तो ये बात भी हमेशा सही रहेगी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। हम इजीली उन्हें अपनी कॉपी में बना सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या क्या लॉज हो गए भाई रिफ्लेक्शन के? सर पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में रहेंगे ये, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे प्लेन में भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर नोट कर लो, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। हो गए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ें क्या भक्तों? चलो बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। टिश 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 डिस्कू टिश फाइंड द एंगल ऑफ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45,
ऑप्शन डी 90। बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा भाई? सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, हमें एक एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है, तो किस किस के बीच में ये एंगल? सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंसिडेंट एंगल दे रखा है हमें, है ना। अब हमें ये बात पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एंगल आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री, दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी आवर आंसर। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो, फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। सर ये तो बुद्धि का अपमान वाला क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेंगे सर। अरे नहीं भाई, कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, कुछ टफ भी आएंगे और कुछ मीडियम लेवल की भी आएंगी, तो हमें तो सबकी तैयारी करनी। तो चलो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। तो इस बार कहानी में ट्विस्ट क्या था कि हमने देखा था ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रिफ्लेक्शन, पर जरूरी थोड़ा ना है ऐसे वर्टिकल सरफेस पे भी तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, हाँ या ना? ऐसे वर्टिकल सरफेस, ऐसे खड़े सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे वर्टिकल सरफेस का, कि भाई सरफेस ऐसा हो और लाइट कुछ, अब की बार नीचे से लाते हैं, इंसिडेंट रे अब की बार ऊपर से नहीं आ रही है, नीचे से। तुम यहाँ टॉर्च लेके खड़े हो गए, सर ये देखो मैं टॉर्च लेके खड़ा हो गया, तो टॉर्च में से लाइट आएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ से टकरा के कुछ इधर चली जाएगी, है ना। और ये हो गया अपना नॉर्मल, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और तुम्हें दे रखा है ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। और सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेम ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। तो चलो सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। क्या होगा? सर हमें ये वाला एंगल गिवन है 30 डिग्री, अब ये किस किस के बीच में है? सरफेस और इंसिडेंट रे, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा? नहीं सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है, ये वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसे कैसे निकालें? इसे कैसे निकालें? हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री, यानी कि सर ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का है, और ये पूरा एंगल दो एंगल से ही तो मिलके बना है, एंगल आई और 30 डिग्री। इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर दूंगा तो पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे जो नॉर्मल बना रहा है ना। नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल हमें तो पता है 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ से देखो तो नॉर्मल और सरफेस का बीच का एंगल, इस एंगल को सम कर देंगे और इस एंगल को, इन दोनों एंगल को मिला के बन रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल आई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात? ठीक है सर, ये 30 डिग्री है, थोड़ी मैथ्स की ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट लग रहा है ना, और ये 90 डिग्री है, तो एंगल आई प्लस 30 इज इक्वल टू 90। तो एंगल आई कितना हो जाएगा सर? प्लस 30, इधर जाके माइनस 30, तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? एंगल आई 60 डिग्री हो गया, तो एंगल आर क्या हो जाता है? सर हमें पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है थोड़ा सा, कि डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस ना देके ये वाला एंगल दे दें। अब अगर ये वाला एंगल दे देंगे तो फिर यहाँ से एंगल आई आ जाएगा 90 माइनस करके। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। फिर इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, ये वाला एंगल दे दिया तो यहाँ से फिर तुम रिफ्लेक्शन निकाल लेना और वहाँ से इंसिडेंस भी आ जाएगा। भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया? तो चलो फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर ऑप्शन ए प्लेन सरफेस,
ऑप्शन बी कॉनकेव सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब एकदम ऐसा प्लेन सरफेस, कॉनकेव सरफेस मतलब कुछ इस तरीके का कटोरी जैसे सरफेस। ऑप्शन सी कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस मतलब उल्टा कटोरा, सर कटोरी को उल्टा रख दिया तो ऐसा सरफेस। और ऑप्शन डी एनी सरफेस, इररेस्पेक्टिव, या फिर केवल एनी सरफेस ही रखते हैं। तो ये बोल रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से अप्लाई हो सकते हैं इनमें से किस केस में? प्लेन सरफेस हो जब अप्लाई हो सकता है, कॉनकेव सरफेस हो जब अप्लाई हो सकता है, कॉन्वेक्स सरफेस हो जब अप्लाई हो सकता है, या कोई से भी सरफेस पे अप्लाई हो सकता है। प्लेन सरफेस पे है ना, प्लेन सरफेस पे तो अप्लाई होगा, कॉनकेव पे होगा क्या? नहीं, लॉ है वो, लॉ मतलब हमेशा सही। सर जब भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे आप उसे प्लेन पे कराओ, कर्व पे कराओ, या ऐसे टेढ़ू मेढ़ू सरफेस पे भी अगर आप रिफ्लेक्शन कराओगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेगा, हमेशा वैलिड रहेगा। ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली जब हम बुक में और ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं तो हम प्लेन सरफेस पे कराते हैं, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड है, चाहे कैसा भी सरफेस हो। तो आंसर विल बी डी। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। आज यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन समझा। हमने सबसे पहले समझा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्शन, कि सर जिस तरीके से बॉल बाउंस बैक करती है वैसे ही लाइट भी जब भी किसी सरफेस के टकराती है तो बाउंस बैक कर जाती है। उसके बाद रिफ्लेक्शन के लॉज देखे, और उससे पहले रिफ्लेक्शन का डायग्राम। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। चलो बाय बाय।